सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूग्लिना। पेपर नंबर 1 के लिए ये सिलेबस में मेंशन है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारे नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको देख सकते हैं। ज़्यादा जो मेन फोकस हमारा यहाँ पर होगा वो होगा 3-4 चीज़ों को समझने में। जैसे एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अब जैसे ही आप लोअर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है बार बार जो है हमारे अलग अलग टॉपिक में आता रहता है। तो इसको जानेंगे कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है। और दूसरा हम ऑस्मो रेगुलेशन को समझेंगे इस वीडियो में कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और साथ में समझेंगे कि यूग्लिना के अंदर प्लांट और एनिमल कैरेक्टर्स कौन से हैं। उसके बाद हम यूग्लिना के अंदर जो है रिप्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से होता है। और लास्ट में हम इस वीडियो के डिस्कस करेंगे पाल्मेला स्टेज के बारे में। मतलब पाल्मेला स्टेज जो है यूग्लिना के अंदर जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। हालांकि इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जैसे पाल्मेला स्टेज के लिए अलग, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए अलग। लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं कंपाइल कर दूं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने उसको एक ही वीडियो के अंदर जो है इसमें कंपाइल कर लिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी तरह की जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो, और मैं कोशिश करूँगा कि बॉटनी की भी बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन का बटन दिया है उसको भी आप प्रेस कर सकते हो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका पहले स्ट्रक्चर दिया हुआ। एक बात और, मैं जितनी भी ये वीडियो बनाई है इसके अंदर मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में जो है यहाँ पर पॉइंट प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर मैंने पहले नोट्स बनाए हैं, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सीधे जो है नोट्स यहाँ से देखकर जो है बना सकते हो। मैंने आपको पहले ही नोट्स की फॉर्म में इनको बना के रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। तो इसके स्ट्रक्चर में बताने लायक कुछ भी नहीं है। इसको आप बुक से भी कवर कर सकते हो। यहाँ पर जो समझने लायक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है इसके अंदर, है ना। स्ट्रक्चर तो आप बुक से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है। अब इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, अब ये माउथ दिया है आपको, जो ये माउथ है जिसको कि हम साइक्लोस्टोम भी कहते हैं। अब यूग्लिना के अंदर देखिए, यूग्लिना का एक एनिमल का कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर माउथ होता है। लेकिन इसके अंदर जो ये माउथ दिख रहा है जिसको हम साइक्लोस्टोम कहते हैं, एक्चुअली ये जो है माउथ का तरह वर्क करता ही नहीं है। इसका नाम भले ही साइक्लोस्टोम है, इसको भले ही माउथ कहते हैं इसका, लेकिन ये माउथ की तरह बिहेव नहीं करता। अमीबा जो हमारे पास यूग्लिना है वो कभी भी अपना फूड जो है यहाँ से नहीं लेता है और ना ही वाटर को यहाँ से लेता है। ये एक्ट करता है एक्सपेल करने का। मतलब जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा इसका, यूग्लिना का, वो यहाँ से होकर एक्सपेल करेगा। कैसे करेगा ये थोड़ी देर बाद जब मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब जो एक्सेस ऑफ वाटर है इसकी बॉडी के अंदर वो निकलेगा इसके थ्रू बाहर, और जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा वो भी निकलेगा इसके थ्रू बाहर। कभी भी जो यूग्लिना होता है वो अपना फूड जो है यहाँ से नहीं लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। दूसरा, जो अमीबा है, जो हमारे पास यूग्लिना है, ये अपना फूड कहाँ से लेता है, तो ये जो सरफेस है इसकी बॉडी का, यहाँ से जो है अपने फूड को लेता है, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और क्या है इसके पहले, इसके स्ट्रक्चर में मेन चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप बुक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है इसमें जो हमारे पास फ्लैजिला होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास यूग्लिना होता है उसमें हमारे पास 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं। एक तो हमारे पास मूवेबल फ्लैजिला होता है और दूसरा हमारे पास नॉन मूवेबल फ्लैजिला होता है। मतलब एक फ्लैजिला बहुत छोटा सा होता है जिसको हम नॉन मूवेबल भी कह देते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन इमर्जेंट लिखा है, यहाँ पर नॉन मूवेबल भी या नॉन इमर्जेंट, इस तरह से आप लिख सकते हो। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दिया है ये, ठीक है। जो इसका मेन फ्लैजिला होता है वो एक होता है। भले भले आपको याद रखना है कि कितने फ्लैजिला है यूग्लिना के अंदर, 2 फ्लैजिला है। एक मूव करता है, मतलब एक मूव नहीं करता है ना। ये जो बड़ा फ्लैजिला है ये मूव करता है, इसको हम इमर्जेंट फ्लैजिला भी कहते हैं। सो ये मूव करता है। और आपको एक बात और याद रखनी है जो कि आपके एमसीक्यू में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये हमारे पास ये फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला कैसे बना होता है। ये इस तरह से, मान लीजिए ये अगर मैंने उसका क्रॉस सेक्शन काट लिया, मान लीजिए मैंने यूग्लिना का मैंने फ्लैजिला लिया, अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है,
क्रॉस सेक्शन अगर उसमें देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्लैजिला होता है वो एक शीट का बना होता है। शीट मतलब उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर होती है इस तरह से, ठीक है, उस तरह से एक प्रोटेक्टिव कवर होती है और उसके अंदर छोटे-छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो है बंडल होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल आप ये समझिए कि ये प्रोटीन की लंबी-लंबी लाइनें हैं, है ना? लंबे-लंबे स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, लंबे-लंबे स्ट्रैंड है प्रोटीन के, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? ये हमारे पास होते हैं 9+2 की अरेंजमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो हमारे पास फ्लैजिला होता है यूग्लिना का, जो फ्लैजिलम होता है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, तो आप लिख सकते हो उसका अरेंजमेंट होता है 9+2, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट, ये आपको याद रखना है। जैसे ये देखिए, मान लीजिए, ये मान लीजिए मेरे पास जो है यूग्लिना का फ्लैजिला है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमारे पास कैसा अरेंजमेंट दिखता है, तो मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा छोटे-छोटे प्रोटीन, जो हमारे पास प्रोटीन होता है उसके लंबे-लंबे हमें स्ट्रैंड मिलते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में मिलेंगे, तो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे। देखो, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये हालाँकि ठीक नहीं बने, आपको इसकी तरह ड्रॉ करने हैं सारे और यहाँ तक पूरे हो जाने चाहिए। कितने आने हैं? बाहर हमने कितने ड्रॉ करने हैं? बाहर हमने करने हैं 9 ड्रॉ, ठीक है? बाहर कितने ड्रॉ करने हैं हमने? 9 ड्रॉ करने हैं, इस तरह से डबल-डबल करके, ठीक है? और अंदर हमें क्या करने हैं? अंदर हमें करने हैं सिर्फ 2 ड्रॉ, ठीक है? अंदर हमें कितने करने हैं? 2 ड्रॉ। तो देखिए कितने हो गए, बाहर हो गए हमारे पास 9, अंदर हो गए हमारे पास 2। लेकिन अंदर जो आप देख रहे हो, अंदर आपको दिख रहा है कि ये तो एक ही पेयर है, इसको तो हम एक ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाहर हमने 2-2 सर्कल लगाए हैं। 2-2 सर्कल कितने हैं हमारे पास? 9 सर्कल है, लेकिन अंदर तो हमारे पास एक ही सर्कल है, तो हम 9+2 क्यों कह रहे हैं? तो हमें 9+1 कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स है हमारे पास, वो हमारे पास डबलेट है, ठीक है? इनको डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। जो जबकि जो अंदर वाले हैं हमारे पास, ये सिंगलेट है ना? सिंगलेट का क्या मतलब? ये दोनों जो है अलग-अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको हम एक 2 कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर नहीं करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सिंगलेट है। बाहर वाले ये डबलेट है, इसलिए इनको 9 कंसीडर किया, अंदर वाला एक ही है, इसलिए दोनों को हमने अलग-अलग कंसीडर किया, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की हो गई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और कौन-कौन सा पार्ट है, पहले हम मेन चीज़ें देख रहे हैं ना, बाद में हम एक-एक करके इनको डिटेल में जो है इनको देखते जाएँगे। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला देखिए, ये जो आपको 2 डॉट दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। ये जो बेसल बॉडी है, ये फ्लैजिलम का बेस होता है। अब जो भी हमारे पास यूग्लिना होता है, उसमें हमारे पास 2 बेसल बॉडी होती है। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। जो फ्लैजिला होता है हमारा, वो बेसल बॉडी से ही बनता है। ये जो फ्लैजिला हमारे पास है, इसी से ही आगे चल के हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास बेसल बॉडी होती है, इसी से ही आगे जाके हमारे पास फ्लैजिलम बनता है ना? तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है लाइट को अट्रैक्ट करना, है ना? इसका काम क्या है? ये सर्टेन टाइप की वेवलेंथ को जो है अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब जो है करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखिए, स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा का क्या काम है? मैंने आपको कहा कि फोटो रिसेप्टर क्या करेगा? फोटो रिसेप्टर जो है सर्टेन टाइप की वेवलेंथ्स को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो है कोशिश करता है। लाइट एब्जॉर्ब क्यों करेगा? अब यहाँ पर देखिए, लाइट एब्जॉर्ब इसको अलग-अलग कारण से करनी पड़ती है। अब आपने सुना होगा कि यूग्लिना कैसा है? यूग्लिना हमारे पास ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, मतलब इसमें दोनों नेचर होते हैं। ये अपना भोजन खुद भी बनाता है, ये अपना भोजन खुद नहीं भी बनाता है। क्योंकि इसके पास ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर है, तो इसके लिए इसको जो है सनलाइट तो चाहिए, मतलब लाइट इसको चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर हालांकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, लेकिन जो ये फोटो रिसेप्टर है, ये भी कई हद तक जो है इसका काम कर लेते हैं, मतलब लाइट को अट्रैक्ट करने में, है ना? वैसे इसके पास क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, जिसके कारण कि ये जो है अपना फूड खुद भी बनाता है। अब जो स्टिग्मा है हमारे पास, ये क्या करता है? अब देखो, यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर है, ये तो इसका काम तो है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ये अलग-अलग टाइप की जो है वेवलेंथ है, उनको जो है अट्रैक्ट करता रहता है। अब जो स्टिग्मा होता है, ये जो है हमारे पास फ़िल्टर फीडिंग, जो हमारे पास फ़िल्टर करने का जो है हमारे पास जो है काम करता है। यूग्लिना के अंदर ये फ़िल्टर करने का काम करेगा। फ़िल्टर किसको करेगा? फ़िल्टर ये करेगा जो हमारे पास लाइट होती है। अब कुछ ऐसी वेवलेंथ भी होती है हमारे पास लाइट की, जो काफ़ी हार्मफुल होती है। तो ये क्या कर देते हैं, ये यूग्लिना के अंदर जो ये स्टिग्मा होता है, ये जो स्टिग्मा आपको दिख रहा है, ये स्टिग्मा क्या करता है? अगर कोई हार्मफुल वेवलेंथ की कोई लाइट है, तो उसको जो है एब्जॉर्ब होने से ये रोकता है।
मतलब फोटो रिसेप्टर को रोकेगा उस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने से, जो कि इसके लिए हानिकारक हो सकती है, मतलब इसके लिए जो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो ये काम है स्टिग्मा का कि ये जो हार्मफुल जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब होने से रोकती है, किसको, फोटो रिसेप्टर को, है ना। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखिए। नेक्स्ट इसमें एक तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में तो आप जानते हो, क्योंकि हमारे पास यूग्लिना जो है एक यूकैरियोट है, तो इसके अंदर जो है हमें पता है कि न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस इसके अंदर जो है बिल्कुल इंटैक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस के बाहर कवर लगी होगी और अंदर इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। और इसमें क्या देखिए, और इसमें पैरामाइलियम बॉडीज़ है, क्लोरोप्लास्ट है ना, पेलिकल है। अब यहाँ पर देखो इसके पास जो हम देखते हैं जो हमारे पास यूग्लिना है, तो इसके अंदर जो है, जो हमारे पास बाहर पेलिकल की जो लेयर होती है, अब देखिए 2 लेयर इसमें दिख रही है। जो बाहर की जो हमें लेयर दिख रही है इसको कहते हैं पेलिकल की लेयर, है ना, पेलिकल लेयर इसको कहते हैं। अब इस पेलिकल की लेयर को भी अगर हम देखा जाए तो पेलिकल की लेयर के 2 पार्ट होते हैं। पेलिकल की लेयर के 2 पार्ट होते हैं। अभी हमें हालांकि एक ही दिख रही है, जो बाहर जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये पेलिकल की लेयर है। तो आपको याद रखना है कि पेलिकल की लेयर जो है 2 तरह के और लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, एक होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हर सेल के अंदर होती है, और दूसरी होती है इसमें एपिप्लाज्म, है ना। तो 2 चीज़ों से मिलके जो है इसका पेलिकल बना हुआ है, ये पेलिकल बनी हुई है। अंदर वाली लेयर अलग है, ठीक है, अंदर वाली ये लेयर हमारे पास अलग है, बाहर वाली ये पेलिकल है, और बाहर वाली ये जो लेयर है 2 लेयर से मिलकर और बनी हुई है। कौन कौन सी, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक एपिप्लाज्म, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और नेक्स्ट यहाँ पर रिजर्वर है एक, देखिए रिजर्वर तो आपको सीधा पता है, यहाँ पर माउथ है, माउथ के बाद जो यहाँ पर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिजर्वर का काम करता है। रिजर्वर मतलब क्या, अंदर से जितना भी वेस्ट होगा इस यूग्लिना के अंदर से, या जो एक्सेस में जो वाटर आया हुआ है उसको एक्सपेल करता है ये पूरा का पूरा यूग्लिना की बॉडी, मतलब एक सेल से जो बनी है इसके अंदर, इस रिजर्वर के अंदर, और यहाँ से वो जो है बाहर चली जाती है ना। ये तो हमारे पास था यूग्लिना का बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको यहाँ से इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं कुछ मेन टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे नॉलेज के लिए भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे यूग्लिना के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नॉलेजेबल रीडिंग के लिए। सो चलिए फर्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर्स इन यूग्लिना। अब आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास जो यूग्लिना होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये करता है यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ इलोंगेटेड बॉडी विथ 2 फ्लैजिला, क्योंकि इसके पास जो है एक इलोंगेटेड बॉडी होती है और उसके पास जो है 2 फ्लैजिला होते हैं। तो इसको हम किस फाइलम के अंदर जो है रखते हैं, इसको रखते हैं हम यूग्लिनोफाइटा। तो आपको याद रखना है कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास यूग्लिना होता है, आपको पता होगा कि इसके अंदर एनिमल के कैरेक्टर भी होते हैं, इसके अंदर प्लांट के कैरेक्टर भी होते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर एनिमल के कैरेक्टर है और कौन कौन से इसके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टर है। मैं एक बात मैं फिर से आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, एनिमल कैरेक्टर पहले देख लेते हैं, है ना। एनिमल अब यहाँ पर मैंने नोट्स भी पहले ही बनाए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, प्रोटीन नेचर ऑफ द फ्लेक्सिबल सपोर्टिव मेम्ब्रेन एज अगेंस्ट द रिजिड सेलुलोज वॉल ऑफ द प्लांट सेल। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं उनमें आपको पता है कि उनका जो सेल होता है उसके बाहर सेल वॉल लगी होती है, और जो सेल वॉल का मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे पास सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसलिए वो हार्ड होती है काफ़ी। लेकिन अगर यूग्लिना को अगर हम देखें तो इसकी जो क्यूटिकल होती है, इसका जो पेलिकल है हमारे पास, या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें जो है उसका ही पार्ट है, तो वो जो है हमारे पास प्रोटीन नेचर की होती है। अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक्सिमम पार्ट जो है प्रोटीन का होता है, तो इसके पास जो पेलिकल होता है तो उसमें भी जो है मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे पास प्रोटीन का ही रहता है। इसलिए ये एक रिजेंबलेंस हो गई उनकी किनके साथ, एनिमल के साथ, क्योंकि उन दोनों की ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पेलिकल की अगर हम बात करें और दूसरे सेल की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो दोनों में ही प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल में जो है हमारे पास सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा मिलता है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड साइटोफेरिक्स। ये हमने पीछे देखा, देखो अभी उसके अंदर क्या था, माउथ था, साइटोफेरिक्स था। हालांकि उनकी जैसा एनिमल में माउथ का काम होता है वैसा यूग्लिना के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी माउथ है तो है, ठीक है। इसलिए इसको किस में रखेंगे हम, इसको भी जो है प्लांट का ही एनिमल का ही हम कैरेक्टर मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब देखो जो लोअर बहुत छोटे छोटे जो हमारे पास यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सक्रीशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यूग्लिना के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल रहा है, मतलब ये भी जो है एक तरह से उनको
एनिमल का जो है नेचर दे रहा है। नेक्स्ट हम देखिए, देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने अभी देखा कि जो हमारे पास यूग्लिना था उसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक होता है, एक तो हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब अगर वो अपना फूड खुद बनाते हैं कोई एनिमल तो उनको ऑटोट्रॉप्स कह देते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो यूग्लिना के अंदर ये दोनों ही जो है फैक्ट जो है मौजूद होते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है तो इसलिए भी हम इसको जो है किसके अंदर कंसीडर करते हैं? एनिमल के अंदर। मतलब एनिमल का एक कैरेक्टर उसको कंसीडर करते हैं कि एक कैरेक्टर उसके अंदर ये भी एनिमल का है। हालांकि आपको याद रखना है कि इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड्स एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पर देखो, अब जो नाइट्रोजन चाहिए होती है इसको, मतलब एनिमल जो हमारे पास ये यूग्लिना है, इसको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है तो वो कहाँ से लेता है? तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये इनको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है यूज करता है यूग्लिना, है ना। जबकि प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रेट्स जो होते हैं, आगे हम देखेंगे उसको को अलग अलग चीज़ों से वो जो है उसको गेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमिनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड से नाइट्रोजन को एज अ सोर्स जो है यूज कर रहा है कौन? जो हमारे पास यूग्लिना होता है। मतलब ये भी जो है इसके अंदर जो है प्लांट का, एनिमल का एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। अब जो फिशन वाली जो हमारे पास प्रोसेस होती है तो ये जो है एनिमल का एक जो है रिप्रोड्यूस करने का तरीका है, क्योंकि यूग्लिना के अंदर भी बाइनरी फिशन होता है। अभी हम देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसे कैसे होता है, बिल्कुल सिंपली मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी जो है एक एनिमल का कैरेक्टर इसके अंदर है। दूसरा हम देखते हैं, देखो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर या एक्सपैंड करने की पावर जो है एनिमल्स के ही अंदर होती है। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनका सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बाहर पता है आपको कि जो प्लांट का सेल होता है उसके पास सेलुलोज की वॉल होती है, जो कि बाहर को जो है मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता उस सेल का, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है बाहर वो, जो कि काफ़ी रिजिड होती है। जबकि इसमें क्या होती है? पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। एक ही सेल है लेकिन फिर भी इसके अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो बताता है कि ये जो है एक एनिमल का कैरेक्टर इसके अंदर है। ये तो थे इसके एनिमल कैरेक्टर। अब हम देखते हैं इसके प्लांट कैरेक्टर कि कौन कौन से इसके प्लांट कैरेक्टर है। तो सबसे पहला जो इसका मेन कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होता है ना। क्लोरोप्लास्ट की ही मदद से बाद में जो है ये जो है अपना फूड भी जो है बना पाता है वहां पर, है ना। दूसरा क्या है इसमें, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है, अगर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली होगा। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है क्या करेगा ये, उसके यूज से ही जो है ये बाद में अपना फूड बनाएगा। तीसरा देखो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को जो है अपनी ही बॉडी के अंदर बना सकता है, मतलब इसकी जो यूनिसेलुलर बॉडी है उसी के अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट को जो है सिंथेसाइज कर देगा। ये तीनों पॉइंट जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनियम कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास एनिमल होते हैं वो जो है नाइट्रोजन का सोर्स किसको मान रहे थे, मतलब कहाँ से नाइट्रोजन को गेन कर रहे थे? वो मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन को गेन करते थे पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो एसिड से। लेकिन जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? नाइट्रेट्स और अमोनियम कंपाउंड जो होते हैं उनसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ये हमारे पास यूग्लिना होता है, ये एमिनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड को भी नाइट्रोजन का सोर्स बनाए रखता है, जबकि नाइट्रेट्स और अमोनियम कंपाउंड को भी बनाए रखता है। मतलब ये डबल इसको भी जो है नाइट्रोजन का सोर्स मानता है, जबकि जो दूसरा हमारे पास था पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड वाला, उसको भी जो है नाइट्रोजन का सोर्स मानता है। तो ये भी जो है इसके अंदर एक प्लांट का कैरेक्टर है कि इससे जो है नाइट्रेट्स और अमोनियम कंपाउंड को नाइट्रोजन का सोर्स माना, इसलिए इसको भी जो है हम एक प्लांट का कैरेक्टर मानते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ पाल्मेला स्टेज। अब देखिए जो पाल्मेला स्टेज है उसकी एग्जिस्टेंस जो है इसके अंदर होती है यूग्लिना के अंदर, तो ये भी एक प्लांट का कैरेक्टर है। अब ये पाल्मेला स्टेज क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जो है इस वीडियो के एंड तक जो है जान जाएंगे, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और इसको हम जो है बहुत ही ईजिली और बिल्कुल ही लेमन टर्म में मैं आपको समझाऊंगा। सो नेक्स्ट चलते देखिए, एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। कौन सा? एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, एनिमल कैरेक्टर और प्लांट कैरेक्टर इसके क्लियर हो गए। दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो गया। अब हम तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले कि मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर आऊँ तो यहाँ पर मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर था। इसका यहाँ पर देखिए,
ये हमारे पास था कॉन्ट्रैक्टाइल। ये आप जो देख रहे हो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब आपको याद रखना है कि ये जो जुगुलिना होता है उसके अंदर एक ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक ही टाइम में फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ये बॉडी, इसकी जो यूनिसेलुलर बॉडी है उसमें हर जगह जो है कहीं ना कहीं इस तरह से बने होंगे ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं ये अभी हम देख जाएंगे, ठीक है। अभी आपने बस ये देखना है कि इस तरह का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है ये पूरा का पूरा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ अंदर वाला ये गोला है जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। ये जो बाहर का है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स क्या है ये अभी हम जो है देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन को पहले समझेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इससे रिलेटेड है। जब तक आपको ऑस्मो रेगुलेशन का नहीं पता तो आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन को जानें। अब यहाँ पर देखिए, रट्टाफिकेशन की हमने जो है कोशिश नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि जब हम एग्जाम में लिखे तो हमारे पास जो है वर्ड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पहले मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन जो है काफी लेमन टर्म में समझाता हूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। इसको हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ स्ट्रक्चर में ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे पास यूग्लिना है, यहाँ पर मेरे पास यूग्लिना है। अब ये यूग्लिना मोस्टली हमें मिलता है वाटर के अंदर ही, ठीक है। ये हमें वाटर के अंदर ही मिलता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन से पहले आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा। क्लास +2 तक हमने जो है ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल लेमन टर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए दो सोल्यूशन मेरे पास है, ये दो सोल्यूशन मेरे पास है, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन बी है। अब आपको पता है कि सोल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना, दो कंपोनेंट से मिलकर सोल्यूशन बनता है। अब एक तो होता है उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और दूसरा होता है उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट, है ना। तो अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है तो हम कहते हैं कि ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है। अब मान लीजिए हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन हमारे पास बी है। एक सोल्यूशन ए है, एक सोल्यूशन बी है। अब ये मान लीजिए कि जो हमारे पास सोल्यूशन ए है इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए बहुत हाई है। कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है मतलब क्या, ये जो पहला वाला सोल्यूशन है हमारे पास, इसके पास सॉल्वेंट तो बहुत कम है लेकिन सोल्यूट इसमें बहुत ज़्यादा है ना, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अगर हमारे पास जो बी सोल्यूशन है ये कैसा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ओह सॉरी, दोबारा से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास सॉल्यूशन ए है, मान लीजिए सॉल्यूशन ए हमारे पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और सॉल्यूशन बी जो है हमारे पास ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें जो है सॉल्यूशन बी के अंदर सॉल्यूट काफ़ी कम है। सॉल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के अनुसार क्या होता है, जैसे कि हम क्लास +2 के अंदर पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस बायो के अंदर भी आपने पढ़ा है और आपने केमिस्ट्री के अंदर भी आपने ऑस्मोसिस को पढ़ा है। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर हम दो सोल्यूशन को जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए दो सोल्यूशन मेरे पास है और इन दोनों सोल्यूशन के बीच में जो ये वाली मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से होके सॉल्वेंट तो मूव कर सकता है लेकिन सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सॉल्वेंट मूव कर सकता है, सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखो मैं आपको क्या कह रहा था, सॉल्यूशन ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और सॉल्यूशन बी कम कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास है, ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होगा, ओनली सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। कहां से कहां की ओर मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ को। मतलब जो सॉल्यूशन हमारे पास कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहां से सॉल्वेंट मूव करेगा कहां की ओर, उस सॉल्यूशन की ओर जिसकी जो है हमारे पास जिसकी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी तरफ मूव करेगा। अब यहां पर देखो, सॉल्यूशन ए हमारे पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड था, मतलब यहां पर सॉल्वेंट कम था, सॉल्यूट ज्यादा था। बी में क्या था, सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्यूट कम था। अब ये मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में दो सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं जिसको कि हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर सेपरेट कर देते हैं तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर। किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास उससे जो है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की ओर ये जो है मूव करता है। ये आपको यहां पर तक जो है ऑस्मोसिस पता लग गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। अब यहां पर देखिएगा, ये ऑस्मोसिस जो है ऑस्मो रेगुलेशन के साथ काफी हद तक जो है रिलेटेड है। यहां पर कैसे है, अब यहां पर आपको जो है
अब जो है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आप यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी क्या होगा। अब मैंने क्या कहा कि ये जो ये जो हमारे पास यूग्लिना है ये कहाँ पर होगा, ये मोस्टली हमें जो वाटर के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास यूग्लिना दिख रहा है, इस पेलिकल के अंदर वाला जो इसकी बॉडी दिख रही है हमारे पास, यूनिसेलुलर बॉडी, तो इसके अंदर जो है फ्लूइड है। ये एक इसको मान लीजिए आप, ये जो इसको एक सोल्यूशन कंसीडर कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है। एक सोल्यूशन इस यूग्लिना के अंदर है, एक सोल्यूशन इस यूग्लिना के बाहर है। ये सोल्यूशन ए हो गया, ये सोल्यूशन बी हो गया, देखिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जो बाहर वाला जो एनवायरमेंट है, जो वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है काफी लो है। ये जो है हमारे पास इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि यूग्लिना के अंदर बहुत सारे आयंस और भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे इसके अंदर और भी चीजें मौजूद होगी, जिसके कारण की जो अंदर वाला पार्ट है यूग्लिना का, इसका जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, हाई है। अभी हमने ऑस्मोसिस के अंदर देखा कि जब हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, उनको अगर हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ अगर सेपरेट करते हैं, तो सॉल्वेंट जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो रही है। बाहर क्या है हमारे पास, बाहर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम है। अंदर क्या है हमारे पास, अंदर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पर वाटर के अलावा और भी बहुत सारे आयंस जो है मौजूद है। तो यहां पर देखिए वाटर कहां से कहां की ओर मूव करेगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, कहां से कहां मूव करेगा, ये मूव करेगा हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, ठीक है। अब जो यहां पर देखिए पेलिकल की मेम्ब्रेन मैं आपको बता रहा हूं, ये एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पर वर्क कर रही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ये सॉल्यूट को पास होने नहीं देगी, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट को जो है अलाउ करती है। मतलब इसमें से होकर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट ही जो है यहां से मूव करता जाएगा। तो यहां पर देखिए इस तरह से ये जाता है, यहां से यहां की ओर ये जो है मूव करता जाता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। सो दूसरा हम देखते हैं इसमें, देखिए अब यहां तक आपको पता लग गया ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, अब देखो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, हम देख रहे हैं कि वाटर अंदर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लगातार जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इस यूग्लिना के अंदर इतना वाटर चला जाएगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, उतना सारा वाटर इसके अंदर जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि जो अंदर वाला जो कंटेंट है यूग्लिना के अंदर का, वो तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस है, इसलिए बहुत सारा वाटर अंदर जाएगा, और बहुत सारा वाटर अंदर जाएगा तो इसके लिए जो है अपने साइज को मेंटेन करना जो है सही वो नहीं रह पाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं रह पाएगा, और ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि यूग्लिना बर्स्ट नहीं होता है, ये सर्वाइव कर जाता है। तो एक मैकेनिज्म इसके अंदर चलती है ऑस्मो रेगुलेशन की, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो है अपने आप को मेंटेन कर पाता है। अब उसी को हम यहाँ पर देखोगे, हम क्या देख रहे थे, वाटर अंदर गया 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 गया, उससे क्या हो गया, इसका साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। बढ़ नहीं पाता है, बढ़ क्यों नहीं पाता वो अभी हम देखेंगे। लेकिन जो यहां पर हमने देखा, ये बर्स्ट नहीं हुआ, भले ही वाटर अंदर जा रहा है लेकिन फिर भी ये बर्स्ट नहीं हुआ। ये जो हमारे पास ये जो इस यूग्लिना की टेक्निक है जिसकी वजह से ये वर्स्ट नहीं हो पाया, इसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अभी एक्सप्लेनेशन हम इसकी और देखेंगे, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन हम किसको कहते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आप को रिलेट कर पाओगे जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। यहां पर देखिए, इसको हम पढ़िए अब। The process of keeping the water and ion content of the body constant is called osmoregulation। हमने देखा कि उसको बर्स्ट होना चाहिए था लेकिन बर्स्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब मतलब यहां पर देखो, the process of keeping the water and ion content of the body constant is called osmoregulation। मतलब जो अमीबा था उसने अपने अंदर के जो आयन थे और जो वाटर था उसकी जो वहां पर जो हमारे पास उसकी जो रेशो थी, ठीक है, उसकी जो रेशो थी उसको जो है कांस्टेंट रखा। जितना उसको वाटर चाहिए था वो उतना ही रहेगा, जितने उसको आयंस थे वो उतने ही है, ठीक है। एक्सेस में वाटर जितना भी होगा वो बाहर चला जाएगा। ये जो मैकेनिज्म होती है उसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से यूग्लिना क्या करता है, जिसकी हेल्प से यूग्लिना जो है अपनी बॉडी के अंदर जो है आयन और वाटर के जो उसके अंदर आयन और जो वाटर होता है उसकी जो रेशो होती है उसको फिक्स करके रखता है ना। उसकी रेशो को क्या करेगा, फिक्स करके रखेगा। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द वाटर एंड आयन कंटेंट्स ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है लेकिन फिर भी जो है जितने आयन उसके अंदर है उतने के उतने ही रहेंगे, और जितना वाटर उसको चाहिए उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना भी एक्सेस में वाटर आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा उसको हम यहां पर देखेंगे अभी, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता लग गया होगा। ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से जो अमीबा होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन की हेल्प से जो यूग्लिना होता है वो अपने अंदर के वाटर और आयन के जो उसके जो अंदर का जो वाटर और आयन है उसके
वो सारा का सारा जो भी कंटेंट है उसको जो है कांस्टेंट रखता है, उसको घटने या बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन किसकी हेल्प से होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स की मदद से। ठीक है, अगर आपको पूछे कोई कि ऑस्मो रेगुलेशन किसकी हेल्प से होता है तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। अब जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर मैक्सिमम हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, मैक्सिमम उनमें उसके अंदर जो है ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है ना। तो इसके अंदर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो हमें पता लगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। अब जरा इसकी प्रोसेस देखते हैं। अब इसकी प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, तो इसकी प्रोसेस होती है, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है ये होता है इसकी हेल्प से, जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको यहाँ पर देखने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इसको देखेंगे हम इस तरह से। अब ये देखिए यूग्लिना की बॉडी है, इसको आपने यूग्लिना की बॉडी कंसीडर करना है, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, ये तीनों क्या है, यूग्लिना की हमारे पास बॉडी है। अब किस तरह से हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन होगा कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये क्वेश्चन आपको कई तरह से जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर शॉर्ट रोड आपको लिखने को आ सकता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन देके ये आपको नीचे बनाने पड़ेंगे। दूसरा, आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स करके भी आ सकता है। ठीक है, तीसरा आपको जो है एक्सक्रीशन इन यूग्लिना, इस तरह से भी आ सकता है। कई तरह से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज है तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आप इसको डील कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट हमारे पास है यूग्लिना की बॉडी, हम देख पा रहे हैं। अब यूग्लिना के अंदर जो है जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, ये देखा गया है कि जो यूग्लिना का जो साइटोप्लाज्म होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हर जगह सेम नहीं होती है। जो हमारे पास यूग्लिना की बॉडी होती है उसमें कुछ पार्ट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर जो है कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होती है, जहां पर जो साइटोप्लाज्म हमारे पास होता है वो काफ़ी डेंस होता है। अब जो यूग्लिना की हमें जो बॉडी दिखती है यूनिसेलुलर बॉडी, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना। उसके अंदर कहीं कहीं पर जो है साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, इस तरह से मतलब काफ़ी घना होगा। ठीक है, इस घने साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस डेंस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, छोटे छोटे हमारे पास अलग अलग टाइप से जो है हमें और चीजें जो है देखने को मिलेगी, छोटी छोटी यूनिट्स हमें देखने को मिलेगी। और उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पर देखिए उन यूनिट्स, मैं आपको पीछे वाले स्ट्रक्चर में पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसी में आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा ये है हमारे पास यूग्लिना, तो यूग्लिना में कई जगह पर जो है ये साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है इस तरह से, दूसरी जगह की अपेक्षा यहाँ पर जो है डेंस होगा। और इस डेंस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे स्पॉन्जियम हो गए। ठीक है, जो ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जियम। स्पॉन्जियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जियम। जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जियम। इस डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे फूड वैक्यूल हो गया, है ना। दूसरे हमारे पास कोलेक्टिंग वैक्यूल्स हो गए, है ना, फूड वैक्यूल्स हो गए, कोलेक्टिंग वैक्यूल्स हो गए, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए छोटे छोटे, सॉरी माइक्रोफिलामेंट नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हो गई हमारे पास, है ना। उन ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये हमारे पास डेंस साइटोप्लाज्म है। इस डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, फूड वैक्यूल है, छोटे छोटे, वो काफ़ी माइन्यूट है अभी, है ना। फूड वैक्यूल हो गया। दूसरे हमारे पास और कौन से हो गए, कोलेक्टिंग वैक्यूल्स हो गए, और क्या हो गया हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, जैसे ही हमारे पास ये स्पॉन्जियम बन जाता है, इस तरह से स्पॉन्जियम है, तो इस जितना भी एक्सेस में वाटर, आप देखिए ऑस्मोसिस तो हर वक्त जो है इस यूग्लिना के अंदर हो रहा है। आप कोई भी टाइम ले लीजिए, ऑस्मोसिस तो लगातार हो ही रहा है इसमें, है ना। ऑस्मोसिस तो लगातार हो रहा है, ऑस्मोसिस लगातार हो रहा है, तो क्या उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब कि वाटर जो है कंटिन्यू इसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। वाटर इसकी बॉडी के अंदर जो है कंटिन्यू जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेस में वाटर है, ये साइटोप्लाज्म का जो एक्सेस में वाटर है वो स्पॉन्जियम की तरफ जाने लगता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पर भी स्पॉन्जियम था, ये भी मान लीजिए एक स्पॉन्जियम था पहले। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर क्या हुआ, जितना एक्सेस में इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर जितना एक्सेस में वाटर गया हुआ है, वो क्या कोशिश करता है, वो ये कोशिश करता है कि इस स्पॉन्जियम तक जाया जाए। ठीक है, इस स्पॉन्जियम तक बढ़ा जाए। अब पहले ही ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं बनता है, पहले स्पॉन्जियम होता है हमारे पास। इस तरह से देख लो, यहाँ पर मान लो इस वाली कंडीशन में मान लो, यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास स्पॉन्जियम था, मतलब यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस था, और इसके अंदर क्या क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे इसके अंदर, कोलेक्टिंग वैक्यूल्स थे इसके अंदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल तो बाद में बनेगा जब वो फ्यूज हो जाएंगे आपस में। पहले क्या क्या था उसमें, पहले जो है स्पॉन्जियम था, स्पॉन्जियम के अंदर क्या क्या था, उसके अंदर थे माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, उसके अंदर थे कोलेक्टिंग वैक्यूल्स थे, और था उसके अंदर क्या, और था उसके अंदर फूड वैक्यूल्स थे। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के वैक्यूल्स होते हैं।
अब जैसे जैसे एक्सेस में वाटर इसकी बॉडी के अंदर जाता है तो जो जितना भी एक्सेस में वाटर होता है वो स्पॉन्जियोम की तरफ जाता है, स्पॉन्जियोम की तरफ जाता है। और जो मैंने आपको कहा कि स्पॉन्जियोम के अंदर क्या क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, कोलेक्टिंग वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। तो उनके अंदर जो है वो वाटर और जो दूसरे कंटेंट आए हुए हैं वो जो है उसके अंदर जाने लगते हैं, उसके अंदर वो जाने लगते हैं। मतलब स्पॉन्जियोम के अंदर जाने लगेंगे और स्पॉन्जियोम को जो है भरते जाएंगे। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है भर जाएंगी, जो कलेक्टिंग वैक्यूल थे वो भी भर जाएंगे, है ना, फूड वैक्यूल वो भी भर जाएंगे, इस तरह से, है ना। तो सारा का सारा वो जो है वाटर से रिच जितना भी एक्सेस में वाटर था वो स्पॉन्जियोम की तरफ चला गया। और जितना भी वहाँ पर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल दो आप, या दूसरे आप फूड वैक्यूल्स बोल लो, चाहे दूसरे आप कलेक्टिंग वैक्यूल्स दो, तो उनको वो जो है वाटर के साथ फुल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो वाटर के साथ फुल हो गए तो उसके बाद देखो क्या हो गए, उसके बाद जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे, यहाँ पर देखो, अब आप पिछले वाले स्ट्रक्चर में मैं चलता हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं। ये देखिए ऐसा होगा पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जितने भी हमारे पास ये छोटे छोटे ये हमारे पास कलेक्टिंग वैक्यूल थे, पहले हमारे पास छोटे छोटे कलेक्टिंग वैक्यूल थे। देखो सीधा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं बनता है, पहले स्पॉन्जियम होता है ना, स्पॉन्जियम होता है। स्पॉन्जियम के अंदर ही पहले जो है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर जो है हमारे पास इस तरह से कलेक्टिंग वैक्यूल होते हैं जो कलेक्ट करते हैं एक्सेस वाटर को, है ना। अब देखो इस तरह से था। अब ये कोलेक्टिंग वैक्यूल और जो छोटे-छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं ये, ठीक है। आपस में मिल जाएंगे तो देखिए आपस में मिल के ये क्या बना लेते हैं, ये स्ट्रक्चर 1 है। इस तरह से आप कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर 2 है। अब जैसे ये आपस में मिल जाएंगे तो इन्होंने एक बड़ा गोला बना दिया, ठीक है। तो जो ये बड़ा गोला होता है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर है, मतलब जितना भी इस बॉडी के अंदर एक्सेस में वाटर था वो है इसके अंदर। और जितना भी इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट जो इसके अंदर बनता है इस यूग्लिना के अंदर, तो वो भी जो है इसी कॉन्ट्रैक्टाइल के वैक्यूल के थ्रू जो है बाहर जाता है। मतलब ये जो ये कलेक्टिंग वैक्यूल थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, कलेक्टिंग वैक्यूल्स थे, फूड वैक्यूल्स थे, उन्होंने क्या किया, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस सिर्फ वाटर को ही बाहर रिमूव नहीं करते, ये जो वेस्ट मटेरियल है जिसको बाहर निकालना है वो भी जो है उस दौरान इनके अंदर कलेक्ट हो जाता है। और लास्ट में देखिए जब ये आपस में फ्यूज होंगे, मतलब बहुत सारे कलेक्टिंग वैक्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक बड़ा हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा माउथ की तरफ को। जैसा देखो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा था, ये साइक्लोस्टोम जिसको कहते हैं, है ना, जो रिजर्वर हमारे पास है साइक्लोस्टोम के नीचे, वहां की ओर मूव करेगा। अब ये देखो जैसे हमारा ये वाला दिख रहा है, अब यहाँ पर जाएगा ये उसको, और इसकी वॉल के साथ ये चिपक जाएगा इस तरह से। जैसे इस वॉल के पास साथ चिपक जाएगा, यहाँ से इसको बर्स्ट कर देगा, यहाँ से बर्स्ट कर देगा, और जितना भी कंटेंट इसके बाहर था वो बाहर चला गया। अब देखो वाटर डिस्चार्जेस, वाटर प्लस जो एक्सक्रीटरी मैटर था वो क्या हो गया, बाहर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है, जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्टाइल जो है हमारा खत्म हो जाता है तो वैसे ही जो पीछे हमारे पास उसको नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप थर्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे ही इसने अपना वाटर बाहर छोड़ा, जैसे ही इसने अपना जो कंटेंट था वो बाहर छोड़ लिया, तो इसके पीछे ही छोटे छोटे यहाँ पर देखो फीडिंग वैक्यूल, कलेक्टिंग वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स वो जो है बनने लगती है। इसके साथ ही जैसे ही ये बाहर निकल गया, इसने कंटेंट छोड़ा, तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक नया स्पॉन्जियोम यहाँ पर बनने लगेगा। स्पॉन्जियोम मतलब कलेक्टिंग वैक्यूल, फूड वैक्यूल और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगेंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ब्रस्ट हो गया तो हो गया सारा का सारा वाटर बाहर, क्योंकि वाटर तो कंटिन्यू आ रहा है इसके अंदर। इसलिए जरूरी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है ये जो है एग्जिस्टेंस में रहे हमारे पास, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे स्पॉन्जियोम हो गया हमारे पास, फूड वैक्यूल्स हो गए हमारे पास। जैसे इसको आप जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना। उसके बाहर जो ये स्पॉन्जियोम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लस स्पॉन्जियोम, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स जो है कह सकते हैं। स्पॉन्जियोम मतलब जो पहले जो है नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हमारे पास नया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है बनेगा बाद में। मतलब स्पॉन्जियोम में क्या क्या आएगा, फूड वैक्यूल आएंगे, कलेक्टिंग वैक्यूल आएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये बाहर छोड़ेगा तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाएगा फिर, है ना। इसके पीछे बैठा है इसके बैकअप में। सो ये था हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वर्किंग। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर ही नोट आ जाए लिखने को तो आप लिख सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो किसके मिलने से बनते हैं, जो बहुत सारे कलेक्टिंग वैक्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनने से, जो फ्यूज होने से जो है बनते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है प्लस जो बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है।
सो ये हमने यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया। पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन देख लिया। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो वाटर होता है यूग्लिना के अंदर और जो आयन होता है उसके अंदर, उसको जो है कांस्टेंट बनाए रखना, उसको ज्यादा या कम नहीं होने देना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। और ये किसके थ्रू होता है? यूग्लिना के अंदर और बहुत सारे छोटे यूकैरियोटिक एनिमल्स के अंदर। तो ये होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर आप अमीबा में देखोगे या दूसरे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो उनके अंदर भी जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको इसी तरह से जो है फंक्शन करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपका एक चीज में जो है यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो जाता है तो जो दूसरे टॉपिक हमारे पास आएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से रिलेटेड या ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड, तो वहां पर भी जो है आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम जैसा यहाँ पर है बिल्कुल वैसा वैसा ही बेसिक उनका भी वैसा ही है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब इसकी रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं हम। तीन टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। एक हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, दूसरा देखिए हमारा कौन सा क्लियर हुआ, दूसरा हमारा एनिमल और प्लांट कैरेक्टर क्लियर हो गए, तीसरा हमारा कौन सा क्लियर हुआ, तीसरा हमारा क्लियर हुआ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑस्मो रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम आ जाते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर, मतलब ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हालांकि इसकी थ्योरी यहाँ पर नहीं लिखी है, इसके डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लिए है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है ना। इसकी थ्योरी आप बुक से भी कर सकते हैं। और एक और बात, जैसे मान लीजिए आपको पेपर के अंदर रिप्रोडक्शन आ गई यूग्लिना की कि किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, तो थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो मायने नहीं रखता है ना। थ्योरेटिकल पार्ट को आप डायग्राम्स को देख के जो है बना सकते हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बुक से देखते हैं और जैसी वहां पर थ्योरी लिखती होती है एग्जैक्टली जो है उसी को वहां पर उतारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है हमारे पास, वो हमारे डायग्राम्स को जो है एग्जामिन करता है। आपने सुना होगा कि जोलॉजी इज द साइंस ऑफ डायग्राम्स, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जितने नीट एंड क्लीन हमारे डायग्राम्स होंगे तो नंबर हमारे नहीं कट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये बेसिक डायग्राम जो मैंने नीचे बनाए हुए हैं ये बेसिक है ना, मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन देने की मैंने आपको कोशिश की है। आप चाहे तो इनसे बेहतर जो है, कई गुना बेहतर जो है डायग्राम्स बना सकते हैं, क्योंकि पेपर में जितने बढ़िया आपके डायग्राम्स होंगे उतने ही जो है अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। जो मैंने नीचे बनाया है ये टेम्पररी डायग्राम्स मैंने बनाया है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ पर बताया है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूँ। तो यहाँ पर देखो, इसकी रिप्रोडक्शन को समझेंगे सबसे पहले। तो अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास यूग्लिना होता है इसके अंदर जो है हमारे पास कैसी फिशन मिलती है। तो इसके अंदर हमें जो है बाइनरी फिशन मिलती है। और बाइनरी फिशन भी कैसे मिलती है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली ये जो है टूटता है, मतलब बीच में से विखंडित होता है ना। तो फिशन आपको पता है कि फिशन एक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम रिप्रोडक्शन जो है इस तरह इसमें किस तरह से होगा। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो बाइनरी फिशन होगा। और बाइनरी फिशन भी कौन सी फिशन इसके अंदर होगी? तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर जो है हमें फिशन देखने को मिलती है। अब बाइनरी फिशन के बहुत सारे टाइप है। अब देखो, जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर उसके अंदर जो है हमें जो है इस तरह से फिशन देखने को मिलती है, ट्रांसवर्स फिशन इस तरह से, मतलब ये उसकी बॉडी है तो इस तरह से टूट जाता है वो, इस तरह से, इधर से नहीं टूटता, वो इधर से टूटता है, ठीक है। तो बाइनरी फिशन के अलग अलग टाइप है, ये आप क्लास +2 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फिशन होगा, तो इसके अंदर होगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, है ना। तो इसमें हम देखते हैं, देखो क्या क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस बनाया है। बाहर स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ठीक है। ये माउथ हो गया इसका, ये ब्लिफेरोप्लास्ट हो गए, इसको ब्लिफेरोप्लास्ट भी कहते हैं और इसको बेसल बॉडी भी कह सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, बेसल बॉडी भी कह सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या होगा जब अमीबा जो, अब एक बात मैं और आपको बता दूं, अमीबा जो है रिप्रोड्यूस जो है दो कंडीशंस में करता है। एक कंडीशन तो तब होती है जब मतलब सब कुछ मस्त चल रहा होता है, मतलब इसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इसको फूड काफ़ी अच्छा मिल रहा होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन में एक तो इसकी रिप्रोडक्शन होती है। दूसरी इसकी रिप्रोडक्शन होती है काफ़ी एडवर्स कंडीशन में। मान लीजिए इसको फूड की स्कैर्सिटी है, मतलब फूड इसको जो है अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उस केस में जो है रिप्रोडक्शन कुछ अलग टाइप से है। रिप्रोडक्शन हालांकि ऐसा ही होगा लेकिन उसको होने का तरीका थोड़ा अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इसका बेसिक, ठीक है ना, कैसे होगा। अब जो एडवर्स कंडीशन में होगा वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, जिसके अंदर की जो हमारे पास पाल्मेला स्टेज देखने को मिलती है ना। पाल्मेला स्टेज को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है हमारे पास न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा ऊपर की ओर पुश होगा, मतलब जो साइक्लोस्टोम हमारे पास है उसकी तरफ जो है न्यूक्लियस जो है पुश होगा, है ना। पहले न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है थोड़ा, है ना, लोअर साइड में सेंटर की तरफ होता है पहले न्यूक्लियस। तो जब रिप्रोडक्शन ये करना चाहेगा यूग्लिना, तो इसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ऊपर कहाँ चला जाएगा, मतलब इसका जो साइक्लोस्टोम होता है उसकी तरफ को जो है इसका ये जो न्यूक्लियस है ये जो थोड़ा पुश होने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पुश हो गया, थोड़ा ऊपर जैसे ही पुश हो गया तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में देखिए क्या हो रहा है।
फर्स्ट स्टेज, अगर दूसरी स्टेज में हम जा रहे हैं तो दूसरी स्टेज में देखिए क्या हो गया, इसने यूग्लिना को शेड कर दिया। ये देखिए इसका यूग्लिना का जो इसका जो फ्लैजिलम था वो शेड हो गया, इसने अपने फ्लैजिला को लूज कर दिया। सेकंड स्टेज में देखिए, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर पुश होगा। जैसे ही न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर पुश हुआ तो इसके जो फ्लैजिलम थे, जो पुराने इसके जो फ्लैजिला थे, वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पुराने वाला फ्लैजिला था वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो पुराने वाले फ्लैजिला के जो ब्लिफेरोप्लास्ट थे, या पुराने वाले फ्लैजिला के जो बेसल बॉडी थे, ब्लिफेरोप्लास्ट और बेसल बॉडी एक ही चीज़ है, आप उनमें से दोनों में से एक टर्म को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो अब क्या हो रहा है, रूट ऑफ पेरेंट फ्लैजिलम, रूट ऑफ पेरेंट फ्लैजिलम। मैंने आपको पहले ही कहा था जो बेसल बॉडी होती है वो फ्लैजिला की रूट होती है, मतलब उसके ऊपर वो टिका हुआ होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला तो डिसइंटीग्रेट हो गया हमारा, लेकिन जो रूट है यहाँ पर देखो फ्लैजिलम, पुराने फ्लैजिलम की जो बेसल बॉडी है वो यहाँ पर बची हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरे केस में देखो क्या हो गया, तीसरे केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर दूसरे केस में एक और चीज़ भी हमारे पास हो रही है। दूसरे केस में ही हमारे पास एक और चीज़ हमारे पास हो रही है। मैंने आपको कहा था फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर की ओर पुश हुआ और पुराना फ्लैजिला टूट गया। ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा और पुश हुआ, एक और चीज भी उसके साथ होती है। ठीक है, एक और चीज भी उसके साथ होगी। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियस है, ये हमारे पास है न्यूक्लियर बॉडीज, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर बॉडी है। अब पहले इसका जो न्यूक्लियस था उसके अंदर पहले उसके अंदर कितनी थी, हमारे पास दो जो है न्यूक्लियर बॉडीज थी इस तरह से, है ना। ये जो है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर बॉडीज थी, इस तरह से दो बॉडीज हमारे पास थी। अब जैसे जैसे दूसरी स्टेज आती है तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉडी दी है, इंटरन्यूक्लियर बॉडीज, ये क्या हो जाएगी, ये जो है हमारी जो है ये डिवाइड कर जाएगी, है ना, इनमें डिवीजन हो जाएगा। और ये पहले 2 थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इसको, ये कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले यहाँ पर देखो 2 थी, यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, ये 4 हो गई थी, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं की क्योंकि उतने सारे डायग्राम्स आप लगातार नहीं बना सकते, है ना। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये 4 बन गई थी, 4 जैसे ही बनी तो क्या होगा, 2 तो रहेगी यहीं पर, 2 तो यहीं पर आएगी। जो इंटरन्यूक्लियर बॉडी थी यहाँ पर 2 यहाँ पर बनी थी, 2 यहाँ पर बनी थी, इनमें डिवीजन हो गया था, डिवाइड हो गई, ये 4 बन गई थी। यहाँ पर 4 इंटरन्यूक्लियर बॉडी थी इस न्यूक्लियस के अंदर। उन 4 में से यहाँ पर अभी भी देखो आपको 2 ही दिख रही है, अभी आपको दिख रही है 2 ही है, लेकिन यहाँ पर 4 बन गई थी। 4 बन गई थी, लेकिन उनमें से 2 न्यूक्लियस के बाहर चली गई और यहाँ पर आके अटैच हो गई, यहाँ पर आके जो है अटैच हो गई, ये वाला और ये वाला इस तरह से यहाँ पर अटैच हो गई। ठीक है, और जो पुराने वाले जो ब्लिफेरोप्लास्ट हमारे पास थे, पुरानी वाली जो बेसल बॉडी थी वो ये थी। अब जो रेड कलर में मैंने आपको बताई, ये जो मैंने यहाँ पर बताई है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रूट है किसकी है, जो पुराना फ्लैजिला था हमारे पास उसकी बेसल बॉडी थी। अब देखो ये पुश हो गई साइड की तरफ, क्योंकि इनका तो अब कोई काम ही नहीं है, इनका फ्लैजिला तो टूट गया, इनका कोई काम नहीं है, इसलिए साइड को पुश हो गई। और जो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ से 2 थी, यहाँ से 2 होकर यहाँ पर 4 बन गई थी हमारे पास इंटरन्यूक्लियर बॉडी। 4 इंटरन्यूक्लियर बॉडी में से 2 तो रहेगी इसी न्यूक्लियस में, और 2 जो है ऊपर पुश हो गई। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, देखो ये क्या है, ये पुराने वाली वो बेसल बॉडी नहीं है, ये नई बेसल बॉडी है। और ये बेसल बॉडी कैसे बनती है, अंदर जो इंटरन्यूक्लियर बॉडीज थी हमारे पास, 4 इंटरन्यूक्लियर बॉडीज थी, उनमें से 2 ऊपर पुश हो गई, और जो पुराने वाली बेसल बॉडीज थी उनको इन्होंने साइड कर दिया और खुद वहां पर बैठ गई बेसल बॉडी बन के। अब इन बेसल बॉडी से क्या बनेगा, अब हमें पता है कि ये तो रूट ऑफ फ्लैजिलम होती है, तो यहाँ से जो है एक फ्लैजिला हमारे पास ओरिजिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड केस में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड केस में देखो यहाँ पर क्या हो गया। अब जो है आपने माइटोसिस के बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे पास यूग्लिना होता है उसमें हमारे पास जो है क्लोज्ड माइटोसिस देखने को मिलता है ना। तो वो माइटोसिस के बारे में तो आपको पता ही कि किस तरह से सेल जो है डिवाइड करता है ना। इसकी फेजेस को भी आपको जो है बखूबी पता होगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या था। अब यहाँ पर क्या है, ये नए ब्लिफेरोप्लास्ट है ना, ये हमारे पास एक एक इंटरन्यूक्लियर बॉडी बनी थी। ये जो यहाँ पर बेसल बॉडी हमें दिख रही है या ब्लिफेरोप्लास्ट जो हमें दिख रहा है, पहले ये भी क्या था, पहले ये भी जो है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर बॉडी थी, लेकिन जब 4 हो गए थे तो 2 ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई थी और इनसे जो है ऊपर हमारे पास बेसल बॉडी बनना स्टार्ट हो गए थे ऊपर। ये देखो ये बेसल बॉडी बन गई है। अब क्या होगा हमारे बीच में, अब देखो यहाँ पर ये सारे के सारे भाई बहन है आपस में, मतलब ये वाले जो हमारे पास बेसल बॉडी थे ये भी तो नीचे से ही आए हैं, मतलब जो पहले इंटरन्यूक्लियर बॉडी मेरे को नीचे यहाँ पर दिख रही है, देखो यहाँ से ही आए हैं, ठीक है। तो इनमें जो है आपस में रिलेशन बना रहता है। अब ये क्या करेंगे, आपस में जो है एक लिंक बनाएंगे इस तरह से,
इस तरह से देखो, ये आपस में जो है एक लिंक बनाएंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, फाइब्रिल, मतलब इस तरह से छोटे छोटे फाइब्रिल स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेंगे। फाइब्रिल बिटवीन किस किस के बीच में है, न्यू ब्लिफेरोप्लास्ट। अब देखो पुराने ब्लिफेरोप्लास्ट नहीं है, पुराने वाले वो तो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बचा है यहाँ पर, ठीक है, बाकी तो ये डिसइंटीग्रेट हो गए, ठीक है। अब कौन बन रहे हैं, नए ब्लिफेरोप्लास्ट बन रहे हैं। नए ब्लिफेरोप्लास्ट और इंटरन्यूक्लियर बॉडी के बीच में क्या बन रहा है, इनके बीच में देखिए क्या बन रहा है, इनके बीच में अब यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन बन रहा है। ये इंटरन्यूक्लियर बॉडी थी पुरानी, ठीक है, इनके बीच में क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा, ठीक है। और साथ में ये न्यूक्लियस में डिवीजन तो हो ही रहा है, ये आपको पता है कि, है ना, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर देखो एनाफेज आ गया। अब अलग अलग स्टेजेस जो है मेटाफेज की, यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस जो है माइटोसिस की यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होगा, है ना। तो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पहले में देखिए क्या हुआ, पहले में न्यूक्लियस थोड़ा, पहले से मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर पुश किया, न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर पुश किया, है ना, न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर पुश किया। दूसरे स्टेज में क्या हो गया, दूसरे स्टेज में जो है, जो पहले हमारे पास 2 इंटरन्यूक्लियर बॉडी थी न्यूक्लियस के अंदर, वो डिवाइड होकर कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। जैसे ही 4 इंटरन्यूक्लियर बॉडी हो गई, 2 तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही रही और 2 जो है थोड़ी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई, ठीक है, थोड़ी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई और ये वाली पोजीशन उसने ले ली। और जो पुराने वाले हमारे पास फ्लैजिला थे वो झड़ गए, मतलब वो जो है शेड हो गए वहां से, ठीक है। और इस तरह से ये नई ब्लिफेरोप्लास्ट ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर चले गए, जो तीसरे स्टेज में देखिए क्या हुआ, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, तीसरे स्टेज में जो है, जो पुरानी जो नई इंटरन्यूक्लियर बॉडी है, सॉरी, जो हमारे पास इंटरन्यूक्लियर बॉडी है और जो हमारे पास नई बेसल बॉडी है, मतलब जो नए हमारे पास सब ब्लिफेरोप्लास्ट है, उनके बीच में क्या बन गया, इस तरह से फाइब्रिल स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। इसको हम कौन सी स्टेज का, ये देखिए कौन सा है, न्यूक्लियस इन एनाफेज। अभी न्यूक्लियस कैसा है हमारा, ये जो है हमारे एनाफेज के अंदर है अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए, अब यहाँ पर न्यूक्लियस से रिलेटेड ही यहाँ पर सारा काम होगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस इन अर्ली टीलोफेज। अब यहाँ पर एनाफेज हो रहा था हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर टीलोफेज हमारे पास मिला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये टीलोफेज यहाँ पर, अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पता है कि किस किस तरह से प्रोग्रेस करेगा ये। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिवीजन आ रहा है, न्यू फ्लैजिला। अब देखो जो ब्लिफेरोप्लास्ट था उसमें से नए फ्लैजिला निकल रहे हैं, ठीक है। अब आगे जाके जो है बड़े बड़े हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो फ्लैजिलम भी यहाँ पर हमारे पास निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेज देखिए, नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है न्यूक्लियस इन लेट टीलोफेज। यहाँ पर अर्ली टीलोफेज हमारे पास है, यहाँ पर लेट टीलोफेज है। तो यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर अब साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होने लगा है। यहाँ पर देखो, यहाँ से साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होने लगा है ना। यहाँ पर जैसे ही नई फ्लैजिला हमारे पास बन रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन जो है इस तरह से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से होगा, यहाँ पर तो हमारे पास दो ही बेसल बॉडी बनी थी, 2 ही बेसल बॉडी बनी थी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो ये टूट जाएगा, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी, इस वाले के हिस्से में एक आएगी, एक बेसल बॉडी आएगी, और इस वाले के हिस्से में भी एक बेसल बॉडी आएगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाएगी, जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ती जाएगी, तो जो एक बेसल बॉडी थी ये डिवाइड होकर 2 बनाएगी, और ये वाली जो एक बेसल बॉडी गई थी ये भी डिवाइड होकर 2 बना देगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होगा, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो न्यूक्लियस इन लेट टेलोफेज। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब ये बिल्कुल यहाँ पर जो है कैरियोकाइनेसिस हमें कंप्लीट होने ही वाला है यहाँ पर, मतलब न्यूक्लियस की सेपरेशन होने ही वाली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस भी लगभग कंप्लीट हो गया। साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन था वो भी यहाँ पर लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसका टूटना बाकी है, तो उसके बाद ये यूग्लिना अलग, ये वाला यूग्लिना अलग हो गया। सो ये था इसका रिप्रोडक्शन। अगर तो होगा फेवरेबल कंडीशन में, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये कहेगा मेरी दुनिया अलग है, ये कहेगा मेरी दुनिया अलग है, मतलब दोनों जो है इंडिपेंडेंटली जिएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन एडवर्स है, काफ़ी ख़राब कंडीशन है, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत कम है, या इसको फूड ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें केस में क्या होगा। अब देखिए पाल्मेला स्टेज हम देखते हैं यूग्लिना की कि क्या होता है। इसको आप वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं इसको सीधे समझाऊंगा आपको, आप बाद में नोट से यहाँ पर कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर ये। तो यहाँ पर देखिए पाल्मेला स्टेज क्या होता है। तो मैंने आपको कहा अगर हमारे पास कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मतलब हमारे पास किसी भी तरह की कंडीशन ख़राब हो सकती है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, या फूड इसको अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो उस केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये हमारे पास है यूग्लिना, ये हमारे पास था यूग्लिना। जब ये देखता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत कम है, या इसको फूड नहीं है, तो ये क्या कर लेता है अमीबा, ये इसको पता लग जाता है कि अब जो है मेरे लिए जीना संभव नहीं है, ठीक है, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को थोड़ा राउंड करने लगता है। राउंड करने का क्या मतलब है, ये जो इसकी जो बॉडी होती है इसको गोल करेगा, ठीक है। पहले इसकी बॉडी देखिए कैसी थी, लंबाई की तरफ को इसकी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में ये क्या करेगा, इस तरह से, यहाँ पर साइक्लोस्टोम आपने बनाना है, तो इस तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा गोल बनाएगा, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से गोल बनाएगा। ठीक है, इस तरह से गोल बन गई देखो इसकी बॉडी अब। ठीक है, जैसे ही इस तरह से गोल बन गई इसकी बॉडी, तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ये देखो गोल हो गई इसकी बॉडी इस तरह से, ये हो गई इसकी बॉडी गोल। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये जितने भी इसके पास जितना भी जो इसके अंदर का जो एपरेटस था, यहाँ वाला जो एरिया था, मतलब फ्लैजिलम को लॉस कर देगा। फ्लैजिलम और जितने भी यहाँ पर बॉडी थी दूसरी, उनको जो है शेड कर देगा। शेड कर देगा मतलब झड़ जाएंगे उसमें से ये। अब मतलब कुछ नहीं है इसमें, यहाँ का जितना भी ऑपरेटर्स था वो खत्म हो गया सारा का सारा। ठीक है, ये खोखला बन गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो है अपने चारों ओर, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने चार, यहाँ इस 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, उसके बाद ये क्या करेगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। ये मान लीजिए इस तरह से है, इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। ये इस तरह से था यूग्लिना, इसने अपने उसको फ्लैजिलम को शेड कर दिया, और जितने भी माउथ में जो इतने भी एपरेटस थे इसके, मतलब इसके रिजर्वर में जितने भी एपरेटस थे वो इसने झड़ गए वहाँ से, मतलब शेड हो गए वहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये अपने चारों ओर जो है सिस्ट की वॉल बनाएगा। सिस्ट की वॉल मतलब एक काफ़ी हार्ड वॉल बनाएगा। ठीक है, हार्ड वॉल नहीं बनाएगा, वॉल्स बनाएगा, मतलब बहुत सारी लेयर्स में इस तरह से हार्ड वॉल बनाएगा, ताकि ना तो ज़्यादा गर्मी इसके अंदर जा सके, ना ही बहुत सर्दी इसके अंदर जा सके। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, इस तरह से इसने जो है अपनी बॉडी के बाहर इस तरह से जो है, इस तरह से जो है लेयर्स बना दी। ठीक है, इस तरह से जो है लेयर्स बना दी। यहाँ देखो इस तरह से इसने क्या कर दिया, लेयर बना दी। अब ये लेयर किस चीज़ की है, इनको हम कहते हैं सिस्ट वॉल, है ना। अब सिस्ट कैसी है, हमारे पास लेयर में है सिस्ट बनी हुई। ठीक है, एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में तो ये है यूग्लिना, यूग्लिना ये है यूग्लिना। ठीक है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, इसने सब कुछ इसका सब कुछ झड़ गया, मतलब शेड कर दिया इसने सब कुछ अपना, जितना भी एपरेटस में लगा हुआ था, अपनी बॉडी को इसने राउंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अपनी बॉडी के चारों ओर जो है इसने सिस्ट की वॉल की एक लेयर बना दी। ठीक है, अब देखो कितनी लेयर है, 1 2 3 4, ये जो है 1 से लेके 5 तक वेरी कर सकती है ये सिस्ट वॉल जो है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितनी वॉल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एनसिस्टेड स्टेज। एनसिस्टेड स्टेज, ये हमारी क्या है, एनसिस्टेड स्टेज, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट बना हुआ है स्टेज के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनसिस्टेड स्टेज ऑफ यूग्लिना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये जो है पाल्मेला स्टेज नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये जो है पाल्मेला स्टेज है, ये पाल्मेला स्टेज नहीं है, इसको तो हम एनसिस्टेड स्टेज कहते हैं। मतलब जहाँ पर एनसिस्ट हमारे पास हुआ है, सिस्ट की बॉल हमारे पास यहाँ बनी है। तो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर प्रोसेस हमारे पास चली है, जैसे ही एनसिस्ट हो गया, ये एनसिस्टेड फॉर्म जैसे ही आ गई, तो इस दौरान जो है इसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। इसने ये जो है बिल्कुल डोरमेंट कंडीशन में जा चुका है, ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, जो ये एनसिस्टेड फॉर्म होती है हमारे पास, उसमें सिर्फ एक काम होता है इसके पास, वो होता है रिप्रोडक्शन का काम। इस स्टेज में ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करता है। और रिप्रोडक्शन कैसे होगी वो हमने अभी देखा, जो पिछली स्लाइड में, है ना। बाइनरी फिशन होगी, कैसी बाइनरी फिशन होगी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगी, ऊपर से नीचे की ओर टूटेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, अब इसके अंदर अब ये वाला जो अमीबा है, सॉरी ये वाला जो यूग्लिना हमारे पास है, इसको मैं ब्लैक कलर से बना लेता हूँ। ये जो हमारे पास यूग्लिना है, ठीक है, ये वाला यूग्लिना, अब ये जो है डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, ये वाला जो अंदर वाला जो ये वाला जो यूग्लिना हमें दिख रहा है, ये डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है माइटोसिस के थ्रू जो है ये डिवाइड करने लगेंगे। ठीक है, और ये जो है, जो जहां पहले हमारे पास सिस्ट की वॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूग्लिना था, अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास इस तरह से यूग्लिना की एक पूरी की पूरी हमारे पास कॉलोनी बन गई इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म हमारे पास है, इसको हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। तो पाल्मेला स्टेज क्या है, पाल्मेला स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर बाहर तो होती है सिस्ट की वॉल, और अंदर हमारे पास होती है एक ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी। ठीक है, अब देखो ये जो वाले जो पाल्मेला स्टेज है, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूग्लिना के अंदर मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर की पाल्मेला स्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन बेसिक अगर देखा जाए तो पाल्मेला स्टेज का तो सभी में ऐसा ही होता है।
क्या होता है, बाहर उनमें सिस्ट की बॉल लगी होती है और अंदर जो है ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी होती है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात यह आती है कि इस स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज क्यों कहते हैं। तो इस स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एल्गा होता है, एक एल्गा है जिसका नाम है पाल्मेला। तो वो ज्यादातर जो है इसी स्टेज में रहता है, मतलब एंसिस्टेड फॉर्म में रहेगा और इसके उसके जो नए इंडिविजुअल होते हैं वो इस तरह से अंदर होते हैं कॉलोनी की फॉर्म में और बाहर सिस्ट बना होता है। तो ये जो स्टेज है ये बिल्कुल उस पाल्मेला एल्गा की तरह हो रही है। तो इसमें भी जो है इसका नाम लिख लिया, क्या, पाल्मेला एल्गे का नाम था, ठीक है, उसमें ऐसा होता था, इसलिए इसके अंदर भी ऐसा हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम पाल्मेला स्टेज इसकी, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पाल्मेला स्टेज यूग्लिना की। तो आई होप कि आपको पाल्मेला स्टेज के बारे में पता लग गया होगा। पाल्मेला स्टेज क्या है, पाल्मेला स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर या यूग्लिना के अंदर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अंदर तो हमारे पास जो है उस ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी होती है, मतलब यूग्लिना की एक कॉलोनी होती है छोटे छोटे न्यू इंडिविजुअल्स की, और बाहर उसमें जो है एक सिस्ट की वॉल हमारे पास रहती है। सो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है। इसको आप जो है अपनी क्यूरियोसिटी के आधार पर बहुत अच्छे डायग्राम्स भी इसका बना सकते हो, ठीक है। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करता हूँ कि आपको नोट्स भी जो है प्रोवाइड किए जा सके, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि नोट्स जो है बनाने होते हैं, तो मैं जो है टाइप करने की अपेक्षा आपको इसी तरह से जो है नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। सो ये पूरा का पूरा वीडियो था यूग्लिना के अंदर। मुझे नहीं लगता कि यूग्लिना आपके पेपर के अंदर यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि जो एमसीक्यू है उसके लिए आपको बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकती। लेकिन अगर बड़े क्वेश्चंस की बात की जाए यूग्लिना के अंदर, तो जितना भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन आपको यहीं से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। अब देखिए क्या क्या हमने कवर किया। सबसे पहले हमने यूग्लिना का स्ट्रक्चर देख लिया, दूसरा हमने एनिमल और प्लांट कैरेक्टर इसके अंदर देख लिए, तीसरा हमने देख लिया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, और हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने इसमें रिप्रोडक्शन देख लिया, है ना। उसके बाद हमने इसकी पाल्मेला स्टेज के बारे में डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसके कि हमने यूग्लिना को कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसी तरह से जो है जोलॉजी की दूसरी वीडियोस चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ वहाँ पर आपको एक बेल का आइकॉन दिखेगा, आप जो है उसको भी हिट कर सकते हो। अब बेल का आइकॉन दबाने से होता ये है कि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूंगा जोलॉजी से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको आपके मैसेज में जो है आपको आ जाती है वहाँ पर यूट्यूब के मैसेज में। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।